हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 14 साल की एक ऐसी नाबालिग लड़की की दास्तान है जिसका शिक्षक ही भक्षक बन जाता है, उसके साथ दरिंदगी करके उसे प्रेग्नेंट कर देता है। हैरानी तो तब होती है जब समाज लड़की को साथ देने की बजाय उल्टा उस पर ही लालछन लगाने लगता है। ऐसे में लड़की आखिर कैसे अपने लिए आवाज़ उठाती है और क्या उसे इंसाफ मिल पाता है, आइए जानते हैं हमारी आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत जम्मू के एक छोटे से परिवार से होती है जिसमें 14 साल की हनी अपने माता पिता के साथ वहां रहा करती है। वो वैसे तो बेहद होशियार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान थी। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कोई अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रोज़ाना की तरह आज भी वो सुबह उठकर स्कूल के लिए ज़बरदस्ती तैयार होती है। जो बेल्ट पिछले कई महीनों से उसे फिट आ रही है, न जाने क्यों कुछ दिनों से वो टाइट हो गई। इसके बाद उसके पिता रमनदीप पांडे उसे स्कूल के गेट तक छोड़ते हैं। पिता रमनदीप जाते जाते बेटी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बात को अनसुना करके शांति से स्कूल की तरफ मुड़ गया। क्लास में गुमसुम से बैठी हनी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है और वो क्लास में ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसके पिता को स्कूल में बुलाती हैं और हनी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। इकलौती बेटी की खराब तबीयत सुनकर पिता रमनदीप फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां जांच की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर खुद दंग रह जाती है क्योंकि हनी प्रेग्नेंट थी। ये बात जब डॉक्टर उसके माता पिता को बताते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये कौन सी मुसीबत उनके ऊपर टूट पड़ी है। हालांकि हनी अभी भी इस बात से बेखबर थी। घर पहुंचकर वो अपने पिता से पूछती है कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे क्या कोई बीमारी हो गई है। जिस पर उसकी माँ रोती हुई अपना आपा खो बैठती है, उसे जोर जोर से मारते हुए कहती है कि आखिर हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई, जो तुमने ये सब किया, हम तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। बता तू कहाँ मुंह काला करके आई है। पिता रमनदीप अपनी पत्नी रामी को रोकते हैं क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास था कि उनकी बेटी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। इसीलिए वो नज़दीक आकर बस उससे यही पूछते हैं कि आखिर ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया या फिर किसी ने जोर जबरदस्ती की। बस फिर क्या था। इतने दिनों से अपने मन में दरिंदगी को छुपाए बैठी हनी रोते रोते पिता से दिल का सारा दर्द बयां करती है, जिसे सुनकर रमनदीप का कलेजा फट जाता है। माँ रमी सबसे पहले अपनी बेटी के पेट में पल रहे पाप से छुटकारा पाने के लिए अबॉर्शन कराने के लिए चली जाती ताकि उनकी समाज में बदनामी ना हो। वो इसके लिए सबसे पहले गांव के एक छोला छाप सर्जन के पास जाती है, जो कि हनी की उम्र जानकर 10,000 की मांग करती है। रमनदीप का परिवार निचले मध्यम वर्ग का था, उनके लिए इतना पैसा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ऐसे में हनी के पिता उसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जिसने उसकी जांच की थी। डॉक्टर उन्हें बताती है कि हनी अभी नाबालिग है, ऐसे में उसका अबॉर्शन करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है, साथ ही साथ उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। हालांकि अगर कोर्ट से अबॉर्शन की परमिशन मिल जाए तो काम बन सकता है, फिर ये प्रक्रिया कहीं से भी गैर कानूनी नहीं रहेगी। डॉक्टर उन्हें नैना नाम के एक वकील और सोशल एक्टिविस्ट का नंबर देती है, जिनका काम ही महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचारों के लिए लड़ना था, और इस काम के लिए वो 1 भी रुपए नहीं लेती। रमनदीप अगले ही रोज नैना से मिलता है और कोर्ट में केस फाइल करने की बात कहता है, पर उनकी पत्नी रमी कोर्ट कचहरी के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि उन्हें पता है इन सब चक्कर में इंसाफ तो मिलने से रहा, बाकी इज्जत की धज्जियां अलग से उड़ जाएगी। परंतु रमनदीप एक समझदार पिता थे, वो अपनी बेटी के ऊपर बीत रहे दर्द को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी कीमत पर अपराधी को बिना सजा दिलाए शांत वो नहीं बैठने वाले थे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें ज़मीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। इसके बाद वो सभी हनी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर अपराधी के खिलाफ FIR लिखने के लिए हनी की गवाही देना बेहद जरूरी थी। सुखचैन को सब कुछ बताने के लिए कहती है। हनी काफी देर तक तो शांत रहती है, लेकिन फिर उसके लब से एक नाम निकलता है और ये नाम था अमन। वो बस इतना ही बताती है कि अमन उसका ट्यूशन टीचर है, जो कि उसके पड़ोसी बेदी जी के यहाँ किराए पर रहता है। इसी आधार पर पुलिस अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ नैना कोर्ट में हनी के गर्भपात के लिए दरखास्त लगाती है, जहां वो सेशन जज इस बात से आगाह करती है कि अमन नाम के शख्स ने उसकी क्लाइंट के साथ बड़ी ही दरिंदगी की और फिर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। लड़की नाबालिग है और उसकी समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें गर्भपात के लिए कोर्ट की मंजूरी चाहिए। नैना की बातों को सुनकर जज उसे अगली तारीख दे देता है और फिर पुलिस को जल्द से जल्द अमन को गिरफ्तार करने का आदेश देता है ताकि वो उसका भी बयान ले सके। उधर जब से अमन को हनी के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली है, वो बेदी जी का घर छोड़कर फरार है और अपने गांव के धर्मशाला में रुका हुआ है। पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने के लिए गांव की तरफ दाखिल होती है, न जाने कहां से अमन को उसकी खबर लग जाती है और वो वहां से भी भाग निकलता है। अमन को पकड़ना पुलिस के लिए एक सरदर्द बन चुका है। वो उसे हर तरफ तलाश कर रही है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है।
कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। अमन अभी तक आज़ाद घूम रहा है, लेकिन नैना इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकती। इसीलिए वो जज से गुजारिश करती है कि उन्हें जल्द से जल्द हनी के अबॉर्शन की परमिशन दे दी जाए, वरना धीरे धीरे समय हाथ से निकला जाएगा। जज कहते हैं कि ठीक है। हनी का रिटर्न स्टेटमेंट मांगते हैं, जिसके रिकॉर्ड करने के लिए नैना उसके घर जाती है। हनी को इस घटना से इतना ज़्यादा सदमा लगा था कि वो कुछ भी बोलने की हालात में नहीं थी। बस पूरा का पूरा दिन वो अपने कमरे में अकेली बैठी बिता दिया करती थी। उसके पिता उसके पास जाते हैं और बेटी को हौसला देते और कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ज़िंदगी में गलत लोगों से दूर रहना तो सिखा दिया, मगर उनसे लड़ना कैसी है ये सिखाना भूल गया। आज वो वक्त है जब तुम अपनी लड़ाई लड़ सकती हो, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस दरिंदे को उसके किए की सज़ा दिलवानी ही है। जिसके बाद हनी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो जाती है और शुरुआत से बताते हुए अपने अतीत के लम्हों में चली जाती है, जहाँ पर उसे उसका एक दोस्त बताता है कि अमन सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब क्योंकि हनी की मैथ बहुत ही बेकार थी, इसीलिए वो अपने पिता से अमन के यहाँ ट्यूशन लगाने के लिए कहती है। पिता रमनदीप अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उसे अमन के पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। वैसे वो उनका पड़ोसी था, इसीलिए उन्हें इस बारे में सोचने में ज़्यादा देर नहीं लगती, परंतु उन्हें क्या पता था कि जिस अमन को वो गुरु समझ रहे हैं वो शिक्षक ही भक्षक बन जाएगा। अमन की निगाहें हनी को लेकर शुरुआत से ही गलत थी। जब कभी मौका पाता वो उसके करीब आने की कोशिश करता था। एक रोज़ वो उसे एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोक लेता और जैसे ही सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद चले जाते हैं वो धीरे धीरे हनी के करीब आने लगता है। हनी उसकी हरकतों को भांप लेती है कि वो क्या करना चाहता है। घर जाने के लिए वो उठती है, परंतु तब तक अमन के ऊपर शैतान सवार हो चुका था। वो उसे इतना ज़ोर से पकड़ लेता है कि मासूम सी हनी पूरी तरीके से उसके सामने लाचार हो जाती और फिर 4x6 के कमरे में एक 14 साल की लड़की के ऊपर हैवानियत की सारी हदें पार हो जाती। अपनी बेटी के ऊपर हुए इस अत्याचार को सुनकर पिता रमनदीप की आंखें भर जाती है। नैना स्टेटमेंट को लेकर अगले दिन जज के पास जाती है, परंतु वो अभी भी इस केस को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे और बार बार तारीख पे तारीख दिए पड़े थे, जो कि हनी के लिए किसी खतरे से कम नहीं था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की डेट जितनी आगे बढ़ेगी उसकी जान को अबॉर्शन के दौरान उतना ज़्यादा खतरा होगा। उधर मीडिया भी पैसे कमाने और व्यूज़ के लिए इस केस को मसाले मिर्च के साथ पब्लिक के सामने पेश कर रही थी, जिसमें हनी के माता पिता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस पर नैना गुस्से में जाकर न्यूज़ रिपोर्टर संधू को कहती है कि अगर उस लड़की की जगह तुम होती तो क्या फिर भी तुम इतनी ही बेशर्मी से खबरें छापती? अगर सच दिखाना है तो सच के साथ रहो, उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ो। इससे कुछ ही दिनों बाद पुलिस अमन को दबोच लेती है, उसे सेशन कोर्ट में पेश करती है। अमन को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी हनी के अबॉर्शन की मंजूरी नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा था। जज का ऐसा व्यवहार देखकर हनी पूरी तरीके से टूट जाती है। उसकी मां को तो पहले से ही कोर्ट पर विश्वास नहीं था, लेकिन नैना उसके पिता को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी बेटी को इंसाफ दिला कर रहेगी, फिर चाहे इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट तक दरवाज़ा क्यों न खटखटाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ अमन के पिता गोपाल दास नाम के एक बहुत ही मशहूर वकील को अपने बेटे का केस लड़ने के लिए हायर करते हैं। वो गोपाल दास से कहते हैं कि चाहे कितना भी पैसा क्यों ना खर्च हो जाए, मुझे मेरा बेटा सलाखों के बाहर चाहिए। केस लड़ने से पहले वो भी अमन से मिलने जाती है, जहाँ पर अमन उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उल्टा हनी ही उसके आगे पीछे लगा करती है। उसी ने तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि एक शातिर वकील होने के नाते वैभवी ने पहले ही मुलाकात में अंदाज़ा लगा लिया कि आरोपी अमन है, परंतु घर आई लक्ष्मी को आखिर कौन ही ठुकराता है। इसीलिए वो अमन की जमानत के बदले गोपाल दास से मोटी रकम वसूलती है। थोड़े ही दिनों में हाई कोर्ट में इसकी पहली सुनवाई होती है, जहाँ पर नैना जज साहब के सामने सबसे पहले अबॉर्शन की मंजूरी की दरखास्त लगाती, क्योंकि दिन ब दिन ये खतरा बढ़ता जा रहा है। मामले की संगीनता को देखकर जज एक हाई एजुकेटेड डॉक्टर को हनी का एग्जामिन करने का आदेश देता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो अबॉर्शन करने की स्थिति में है भी या फिर नहीं। डॉक्टर राहुल जब हनी का एग्जामिन करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है उसके फीटस का साइज आम से थोड़ा बड़ा है और ऐसे में उसे अबॉर्शन में जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि अब जज भी एक महिला थी, इसीलिए वो अच्छे से समझ पा रही थी कि हनी के ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन जल्दबाजी में वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। ऐसे में वो खुद भी थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। वहीं जब बारी अमन की वकील वैभवी की दलील की आती है तो वो इसे रेप ना बताकर ये आपसी संबंध के रूप देती है। उनके मुताबिक जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों की सहमति थी, जिस पर नैना उनके ऊपर बयान को पूरी तरीके से खारिज करती है और दोनों के बीच जमकर बहस होती है। दरअसल किसी समय में नैना वैभवी की जूनियर हुआ करती थी।
और उसने वकालत की दुनिया में जो कुछ भी सीखा है वो उसी की वजह से था। इसीलिए वैभवी किसी भी कीमत पर उससे ये केस हारना नहीं चाहती। वो कोर्ट रूम से बाहर नैना को केस सेटल करने के लिए भी पैसे तक ऑफर करती है, परंतु नैना इसके सख्त खिलाफ थी। बात ना बनने पर रमनदीप और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाते, जहां पर गोपाल दास पहले से मौजूद था। गोपाल हाथ जोड़कर हनी के पिता से केस को वापस लेने के लिए कहता है। वो इसके बदले उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, पर रमनदीप को अपनी बेटी के साथ हुआ अन्याय के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पत्नी रमी को यह फायदे का सौदा लग रहा था। वो अपने पति से कहती है कि उसे पैसे ले लेना चाहिए, आखिरकार कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो कब तक भटकते रहेंगे। तभी हनी वहां पहुंचती है और अपनी माँ से कहती है कि अब वो पीछे नहीं हट सकती। अगर आज उसको दोषी करार नहीं दिया गया तो कल फिर से किसी की बेटी के साथ वो वही करेगा। मैं तो जिंदा भी बच गई, क्या पता वो जिंदा भी ना रहे। वहीं महिला जज की बेटी भी इस केस में हनी का साथ देने के लिए रेडी थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ इस केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दे जो कि सालों तक याद रखा जाए। कुछ दिनों बाद केस की अगली सुनवाई होती है, जहां पर वैभवी सारे दांव पेच अपनाते हुए रमनदीप के ऊपर आरोप लगाती है कि वो बहुत ही गरीब इंसान है। अमन के परिवार से पैसे हड़पने के लिए अपनी बेटी को उसके नज़दीक भेजा करता था। यहाँ तक कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो जज के सामने वही वीडियो दिखा देती है जब बीडी जी के घर पर गोपाल दास को रमनदीप पैसे ऑफर कर रहा था। वैभवी किसी भी हालत में इस केस को जीतना चाहती है, पर वो ये भूल चुकी है कि उसकी खुद की भी एक बेटी है, जिसे सब मालूम पड़ता है कि उसकी माँ एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इस हद तक गिर सकती है तो उन्हें कॉल लगाकर काफ़ी बुरा भला कहती है। अब जब फ़ोन करता है तो वैभवी के सामने हनी खड़ी होती है, जो रास्ते में गिरी उनकी गाड़ी की चाबी लौटाने के लिए आई थी। इन सब चीज़ों से वैभवी को हनी के ऊपर थोड़ा रहम आता है और वो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वहीं जज साहिबा भी हनी को इंसाफ देने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, परंतु इस केस में कोई भी प्रोग्रेस ना होने की वजह से उनकी कलम रुकी हुई है। एक रोज़ नैना हनी के पास रिपोर्टर संधू को लेकर आती है, जो हनी का एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहती है ताकि उसके साथ हुई घटना को वो पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। इंटरव्यू में हनी दर्शकों को अपने साथ दरिंदगी से रूबरू कराती है, अपील करती है कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है, क्या पता वो उनकी बहू बेटी या फिर माँ हो। इसीलिए लोगों से गुजारिश है कि सब उसका साथ दे ताकि ऐसे दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका सके। कुछ ही मिनट बाद ये इंटरव्यू पूरी तरीके से टीवी जगत में वायरल हो जाता है और देश दुनिया के कोने से लोग हनी को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा खोल देते, जिससे जज के ऊपर अब इस केस का फैसला देने का और भी दबाव हो गया था। अगली सुनवाई में नैना कोर्ट में अमन की ही गांव की एक लड़की को पेश करती है, जो कि हनी की तरह ही अमन की दरिंदगी का शिकार हुई थी, मगर गरीब होने की वजह से न केवल उन्हें चुप करा दिया गया बल्कि उसका अबॉर्शन भी करवा दिया गया। यहाँ में यह भी मालूम पड़ता है कि अमन बहुत ही बड़ा हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर महिलाओं के साथ हुए अपराध के कई केस दर्ज है, लेकिन अपने पिता के पैसों की वजह से वो आज तक बचता हुआ आ रहा है। इसके बाद हनी विटनेस बॉक्स में आकर जज साहिबा के सामने अपने दर्द को बयां करती है, जिसे सुनकर हर कोई अंदर से हिल जाता है। जज डॉक्टर की एडवाइस पर प्रिकॉशन के साथ वैभवी का अबॉर्शन करने की मंजूरी दे देती है। साथ ही साथ वो अमन को 10 साल कठोर कारावास के अलावा पिछले सारे मुकदमों पर अलग से केस चलाने का आदेश देती है। ये फैसला सुनकर हनी और उसका परिवार चैन की सांस लेता है। सभी बहुत खुश थे और कुछ दिनों बाद खुशी और भी दुगनी हो जाती है जब हनी का अबॉर्शन सफलतापूर्वक हो जाता है। अब वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जी सकती है। वो दोबारा से अपनी स्कूलिंग शुरू करती है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कुछ महिला मित्रों के साथ वक्त ब वक्त आवाज़ भी उठाती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।